हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के तहत 2021 के अंतर्गत सीएए या सीएबी जिसे बोलते हैं हम लोग, एनआरसी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर, तो इन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। और सीएए, एनआरसी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, श्री राम मंदिर, इन सभी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इन सभी से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आइए पहले हम लोग रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना के पूछ दिए जाते हैं जो दोस्तों इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। तो आइए पहले नवीनतम मौद्रिक दरें को हम लोग देख लेते हैं। यह जो स्थिति है 3 मार्च 2021 तक की स्थिति है। तो यह स्थिति बदलते भी रहती है, तो इसके अपडेट आप देखते रहिएगा। अभी तक तो यह नहीं बदलेगा, बहुत दिन तक यही चलेगा। तो देख लेते हैं पहले बैंक दर जो निर्धारित किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, वह है 4.25%। कितना है बैंक दर? अगर आपसे पूछा जाए तो 4.25% जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। रेपो रेट यानी रेपो दर की अगर बात करें तो रेपो रेट जो जारी किया गया है वह 4% रहने वाला है। कितना? 4% रेपो रेट जो है जारी किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। वहीं रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें, रिवर्स रेपो दर की, तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। तो याद रखिएगा, रेपो रेट 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। कितना है दोस्तों? 3.35%। तो याद रखिएगा इन दोनों को। और बैंक दर यानी कि आप लोग जानते हैं, ये तो बैंक रेट जो है वह 4.25% है। अब बात करते हैं CRR की। तो CRR जो है दोस्तों 3% है। कितना? 3% है अभी का। और SLR एक बंदूक का नाम भी है, लेकिन SLR ये जो है ये बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो रहने वाला है यह 18% है। कितना है? 18% है SLR। तो याद रखिएगा, CLR 3% है और SLR 18% है। MSF एक होता है। क्या होता है? MSF। तो MSF है जो दोस्तों वह 4.25% है। कितना है? 4.25%। तो MSF और बैंक दर दोनों जो है सेम है, देख सकते हैं आप, 4.25%। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा, बैंक दर 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR 3%, SLR 18% और MSF 4.25% यानी 4.25% है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में जो जारी किया गया है नवीनतम मौद्रिक दरें, उसकी हम लोगों ने बात कर लिया। अब दोस्तों आइए आगे हम लोग बात करते हैं CAA के बारे में, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम, जिसे हम लोग CAA या फिर CAB दोनों के नाम से जानते हैं। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है अगर CAA की बात करें, और अगर CAB की बात करें तो यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है। तो दोनों यही एक ही चीज़ है, CAA या CAB कह सकते हैं आप। दोनों का सिर्फ फुल फॉर्म बदल जाता है। CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है और CAB का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बना करके पूछा जाए तो आप एग्जाम में आसानी से उसे कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो नागरिकता संशोधन बिल जो है दोस्तों, जिसे हम लोग CAB बोलते हैं, यह 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। तो इसे जो है लोकसभा में कब लाया गया, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इसे राज्यसभा से कब पारित किया गया, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 9 दिसंबर 2019 को 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया, तथा राज्यसभा की अगर बात करें तो 2 दिन जस्ट बाद, लोकसभा से 9 दिसंबर को और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 2019 को जो है इसे राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। तो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से इसे पारित किया गया CAA को। अब आगे बात कर लेते हैं। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। तो CAA या CAB जो बिल आया है उसके तहत किसमें सुधार किया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो था
उसमें ही सुधार किया गया है। अब सुधार क्या गया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी कि हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। तो 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पारित किया जाता है, 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा भी पारित कर देता है और फिर 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है और उसके बाद यह कानून बन जाता है, यानी कि सीएए जो है कानून बन जाता है 12 दिसंबर के बाद, क्योंकि 12 दिसंबर को राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिक को भारत की नागरिकता जो है प्रदान की जाएगी। तो इस बिल के तहत कहा गया है यह कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि मुस्लिम बहुल कंट्री हैं, ये सभी में मुस्लिमों की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इसमें से जितने भी माइनॉरिटी आएंगे यानी कि अल्पसंख्यक आएंगे वो भी 6 धर्म के ही होने चाहिए, जिनमें से हिंदू को रखा गया है, सिख को, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को और पारसी को। तो अगर इन तीनों देशों में से इन 6 जातियों को अगर वहाँ प्रताड़ित किया जाता है या सताया जाता है तो अगर वह भारत आना चाहेंगे तो भारत उसे जो है नागरिकता अपना दे देगा। और उसके अलावा कोई भी अन्य जो है माइनॉरिटी को, जैसे कि मुस्लिम वर्ग में भी पिछड़े हो जाते हैं, तो उसे जो है अब यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। सिर्फ यही 6 जातियों को नागरिकता यहाँ की प्रदान की जाएगी जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीक़ा से बना के पूछा सकता है कि कौन कौन से देश से जो अल्पसंख्यक आएंगे और कितने अल्पसंख्यक आएंगे जिन्हें जो है भारत नागरिकता प्रदान करेगा। तो 6 अल्पसंख्यक हैं जिन्हें भारत जो है नागरिकता प्रदान करेगा और मात्र 3 देश से आएगा, जिससे जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो ये तीनों अपना पड़ोसी देश है, आप लोग जानते होंगे, और तीनों जो है तीनों में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। और दोस्तों इसमें से 6 अल्पसंख्यक जिसका क्रम इस प्रकार से है, याद रखिएगा आप लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये जो हैं अगर आते हैं तो इन्हें जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह साफ साफ लिखा हुआ है इस बिल में। अब आइए जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इसमें लिखा है कि नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी नागरिक यानी कि यहाँ आ गए हैं भारत में, जितने भी शरणार्थी यहाँ शरण प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें जो है यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद वाले जो हैं उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो अब आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। पहले था यहाँ की नागरिकता प्रदान करने की, नागरिकता जो यहाँ की हासिल करने की जो क्राइटेरिया थी, जो यहाँ जो लगाया गया था नियम, वह था कि अगर आप भारत में आकर के 11 सालों तक रहते हैं तभी आप यहाँ के जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ के जन्म निवासी हैं या फिर माँ बाप अगर आपके यहाँ के जन्म निवासी हैं तभी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो तो नागरिकता वाला चैप्टर में अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन अगर आप 11 साल यहाँ रहते हैं रेगुलर तभी आप यहाँ की नागरिकता जो है प्रदान कर सकते हैं। ऐसे है आप लोग को नागरिकता यहाँ प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन इसे अब हटा दिया गया है और अब इसके मात्र 5 साल कर दिया गया। अगर आप मात्र 5 साल भारत में रहते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो संविधान का भाग 2 जो है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक उसमें वर्णित है और इसमें सिर्फ नागरिकता की बात हुई है कि किस तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या करने पर हमारी नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। तो ये सभी पढ़ने का है हम लोग को अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। तो ये जो नागरिकता संशोधन बिल है जो दोस्तों, यह कैमा लोकसभा में पारित होने वाला बिल है, तो यह 126वां बिल है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे भी याद रखिएगा, यह 126वां संशोधन बिल है जो लोकसभा में पास हुआ है। चलिए, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग देख ही लिए। अब आइए जानते हैं भारत का नया मानचित्र। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जब बट गया लद्दाख में और कश्मीर में, तब जो है भारत का जो मानचित्र है वह बदल गया थोड़ा सा, और इसमें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो क्रम था, यानी कि जो
जितने उसमें थे उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को, कितने को, 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आया करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब 2 भागों में बट गया तो यह राज्य नहीं रहा, यह दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जहां केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 हुआ करते थे, अब 2 और बढ़ गया है, और अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गया है, और राज्य एक घट करके 28 हो गया है। तो इसे आप देख सकते हैं, जब जम्मू और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया तो राज्यों की संख्या 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गया है। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, यह मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। तो पीओके जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसे भी कश्मीर के क्षेत्र में दर्शाया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो कारगिल और लेह, ये 2 जिले जो हैं उसमें शामिल हैं। जबकि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद भी शामिल है। तो अगर कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में 22 जिले हैं, जिसमें से इस 22 जिले में से 2 पाकिस्तान जिस पर हम जो अधिकार किए हुए हैं वह 2 जिले को भी शामिल किया गया है, और वह 2 जिला कौन कौन है, मीरपुर है और मुजफ्फराबाद है। तो यह क्वेश्चन आपसे बना करके पूछा जा सकता है कि 22 जिले जो शामिल किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें से कौन से 2 जिले जो हैं पाक अधिकृत हैं, तो वह मीरपुर और मुजफ्फराबाद है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिले के क्षेत्रों गिलगित बजारत, चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। तो किसे किसे किया है, गिलगित बजारत को, चिलास जनजातीय क्षेत्र को और लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया है। नेक्स्ट बताया गया है इसमें दोस्तों कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। जहां जम्मू कश्मीर के बंटने के बाद 9 हो गया था, क्योंकि 7 पहले से था और 2 जब ये बंट करके आया तो 9 हो गया। लेकिन इधर फिर क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन दोनों का विलय हो गया है। ये दोनों अलग अलग थे, दादर और नगर हवेली अलग थे तथा दमन और दीव अलग था, लेकिन इन दोनों के विलय हो जाने के बाद फिर से ये 2 जो अलग अलग थे अब 1 हो गए हैं। तो पहले 9 हो गया था जम्मू कश्मीर के बंटने से, लेकिन जब ये दोनों का विलय हो गया तो फिर से घट करके 8 हो गया। तो अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह 8 है, और राज्यों की जो संख्या है वह 28 है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो नेक्स्ट है दोस्तों सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं, ये पढ़ना है हम लोगों को। तो 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 अस्थायी सदस्य नया कौन कौन बन गए हैं, तो भारत, एक अपना भारत भी बना है। तो याद रखिएगा, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन कौन है, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या जो है यह 5 यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 व 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया था। तो 17 व 18 जून को चुनाव हुआ 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में 74वें सत्र के, और इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। तो इसकी 2 वर्ष की जो अस्थायी सदस्यता रहती है यह कब से प्रभावी होगी, तो यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी, जिनमें हमारा भारत देश भी शामिल है 5 देशों के साथ में, तथा 31 सितंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य बने रहेंगे। तो 1 जनवरी से हमारे जो चुने गए हैं सदस्य वह सदस्य बनना स्टार्ट हो गया होगा, और यह 31 सितंबर 2022 तक सदस्य बने रहेंगे। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो यह भी याद रखिएगा, यह भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत
किस कैमा बार भारत कितने बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो यह जो है 8वीं बार है, यह मिला करके 8वीं बार जो है भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट हैं 2019-20 के, उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ नए नए झील हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं। तो तसोकर झील, तो तसोकर झील जो दोस्तों यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है, तो इसे आप याद रखिएगा। तसोकर झील जो है लद्दाख में है। सूर सरोवर झील, या जिसे हम लोग कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, तो सूर सरोवर झील या कीथम झील जो है यह आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। और आगरा कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, आप लोग जानते होंगे। तो सूर सरोवर झील या कीथम झील आगरा उत्तर प्रदेश में है। लोनार झील आप लोग जानते हैं यह महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के कहाँ है दोस्तों? बुल्ढाना में है। कहाँ है? बुल्ढाना में है, तो इसे याद रखिएगा, लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कांवरताल झील। तो कांवरताल झील जो है बेगूसराय में है, और बेगूसराय कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ? बिहार राज्य में है। तो कांवरताल झील जो है यह बेगूसराय बिहार में है। नेक्स्ट है आसन संरक्षण रिजर्व। तो आसन संरक्षण रिजर्व जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है आसन संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सतलज नदी क्षेत्र में है। कहाँ है? सतलज नदी क्षेत्र में है, और यह पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में, और उन्नाव यूपी में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, और पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह गोंडा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? गोंडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है समान पक्षी अभ्यारण्य, और समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ये। कहाँ है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, और ये सभी कहाँ है? यूपी में ही है। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है रायबरेली में। रायबरेली तो आप लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में है रायबरेली, बहुत ही फेमस जगह है ये। नेक्स्ट है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, और हरदोई कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सरसई नावर झील, और सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है, और इटावा उत्तर प्रदेश में है। तो सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है नंदूर मंदेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। तो नंदूर मंदेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित, यह गुरदासपुर पंजाब में है। कहाँ है? गुरदासपुर पंजाब में है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित। नेक्स्ट है लास्ट है ब्यास संरक्षण रिजर्व। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है ब्यास संरक्षण रिजर्व, तो इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों का कि जो अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी कि किस शहर में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो दोस्तों ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान के शहर रामसर में हुआ था, और यह 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था कब से? तो 21 दिसंबर 1975 से। कब से? 21 दिसंबर 1975 से यह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में कुल 175 देश शामिल है। कितने? 175 देश शामिल हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। भारत में रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो भारत जो है दोस्तों रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? तो 42 है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 42 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे अधिक है, 8 है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कब दोस्तों? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो वह था कोबोर्गो प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कौन था? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है, यही सबसे पहले शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो वह है सुंदरबन, जो कहाँ पड़ता है?
पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो वह है रेणुका। कौन है, रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया, तो वह है हीरे के बैराज। कौन है, हीरे के बैराज है, जो कि कृत्रिम है, यानी कि भारतीय के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब मिशन चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चंद्रयान 2 का कुल वजन था 3.8 टन। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना था, 3.8 टन था। यह 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, आप लोग जानते होंगे, द्वारा भारत के सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 जो है लॉन्च कब किया गया। तो यह लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसका कुल वजन कितना था, तो इसका कुल वजन था 3.8 टन। कितना था, 3.8 टन इसका कुल वजन था। वहीं दोस्तों यह कहाँ से लॉन्च किया गया, तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और वह भी सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो था, जो कि 640 टन के बाहुबली रॉकेट था, जिसका नाम था GSLV मार्क 3। कौन था, GSLV मार्क 3 के द्वारा ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसका वजन था कुल लॉन्च करने वाला का 640 टन। और यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, आप लोग जानते होंगे। इसरो के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है कि जिसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 सितंबर 2019 को होना था, यानी कि इसे छोड़ा गया था कब दोस्तों, तो इसे 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, और 48 दिनों के बाद इसे 7 सितंबर 2019 को लैंड करना था चंद्रमा पर। लेकिन बोला जाता है कि चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश यह 20 अगस्त को कर गया था। तो चंद्रमा के कक्षा में यह प्रवेश कब किया, 20 अगस्त 2019 को यह चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश कर गया था। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से इसका संपर्क टूट गया था। तो कितना दूर पहले जो है इसरो से इसका संपर्क टूटा, तो 2.1 किलोमीटर पहले, चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क जो है इसरो से टूट जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि यह चंद्रमा के कक्षा में कब प्रवेश किया, तो 20 अगस्त 2019 को। यह कितने दिनों के बाद लैंड होने वाला था, तो 48 दिनों के बाद यह लैंड होने वाला था 7 सितंबर 2019 को। लेकिन मात्र 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो से इसका संपर्क टूट जाता है। अब आइए जानते हैं चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, और कौन कौन थे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो एक ऑर्बिटर था, दूसरा लैंडर था, और तीसरा रोवर था। यह भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे याद रखिएगा। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये तीनों जो था दोस्तों चंद्रयान 2 का महत्वपूर्ण 3 हिस्सा था। लैंडर को विक्रम कहा गया था। तो लैंडर को किस नाम से जाना जाता था, विक्रम कहा गया था, तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो यह भी आप याद रखिएगा। तो यह भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, चंद्रयान 2 के जो लैंडर था उसे क्या नाम रखा गया था, या फिर क्या नाम दिया गया था। तो लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम, और रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान। क्या दिया गया था, प्रज्ञान दिया गया था। इस मिशन की कुल लागत थी 978 करोड़ रुपया। कितना दोस्तों, 978 करोड़ रुपया जो है इस मिशन में कुल लागत लगी थी। नेक्स्ट है, इस मिशन की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम बनीता एवं रितु करिधल। कौन थी दोस्तों, एम बनीता एवं रितु करधल जो थी इस मिशन की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। कौन थे, के सिवन जो थे वह इसरो के उस समय अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे। चंद्रयान 1 को अगर बात करें, चंद्रयान 1 की अगर बात कर ले, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान 1 के बारे में भी। तो चंद्रयान 1 के बारे में अगर पूछा जाए तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को
PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 के बारे में पूछे तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था और GSLV मार्क 3 के द्वारा, GSLV देख सकते हैं आप ऊपर में, GSLV मार्क 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिसका कुल वजन था 640 टन। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं NRC के बारे में। तो NRC CA के बारे में हम लोग जान लिए, CA या CAB जिसे बोलते हैं। अब NRC के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो NRC जो दोस्तों 31 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC की अंतिम सूची जारी कर दी गई। तो 31 अगस्त 2019 को असम की अंतिम सूची जारी की गई थी, यानी कि NRC जारी कर दी गई थी। NRC की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए कुल देख सकते हैं आप इतना लोगों को योग्य पाया गया, जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं हैं। तो कितने लोग योग्य पाए गए यह भी देख लेते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,11,21,000 4 व्यक्ति जो है योग्य पाया गया, लेकिन 19 लाख से अधिक लोग का नाम जो है अंतिम सूची में नहीं था। कुल इतना लोगों ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। तो कुल NRC में शामिल होने के लिए कितना आवेदन किया गया था देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,30,27,601 लोगों ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 3,11,21,000 4 व्यक्ति जो है योग्य पाया गया, और जबकि 19 लाख से अधिक लोग अयोग्य पाया गया, यानी कि सूची में नाम उसका नहीं पाया गया। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं, तो उन्हें ही अंतिम सूची में शामिल किया गया। अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए वो लोग विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है, असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 के 85 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया था, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। तो याद रखिएगा, एक बार पहले ही 1979 से 85 में असम के मध्य एक आंदोलन हुआ था, यानी कि जो प्रवासी था यानी अवैध प्रवासी था उसे निर्वासित करने के लिए, और यह जो खत्म हुआ था आंदोलन, यह असम समझौते पर हस्ताक्षर करके यह आंदोलन को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में असम के लोक सेवा अधिकारी हितेश देव शर्मा NRC के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं? हितेश देव शर्मा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। जो श्री राम जन्मभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की है। तो ट्रस्ट की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 फरवरी 2020 को किया गया अयोध्या में, ताकि श्री राम जन्मभूमि की निगरानी हो सके। इस ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया। तो इसका नाम क्या दिया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण और उससे संबंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। तो यह जो ट्रस्ट है दोस्तों, यह भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए और उससे संबंधित जितने भी निर्णय हैं उसे लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। तो इसमें कुल कितने ट्रस्टी होंगे? 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक जो है दलित समाज से होगा। महंत नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष, जबकि चंपत राय को महासचिव चुना गया है। दलित सदस्य के रूप में बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया है। तो सारा कुछ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो किन्हें चुना गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को। तो श्री राम ट्रस्ट जो है उसका जो अध्यक्ष चुना गया है वह चुना गया है महंत नृत्य गोपाल दास को, और उसके जो महासचिव चुना गया है वह चुना गया है चंपत राय को, और जो एक दलित समुदाय के जो दलित सदस्य रहेंगे वह चुना गया है बिहार के कामेश्वर चौपाल। कौन चुने गए हैं? बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर
ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जो कितनी ऊंची है दोस्तों, लगभग 182 मीटर ऊंची है। कितनी? 182 मीटर ऊंची है। इसका अनावरण कब किया गया? तो इसका अनावरण 31 अक्टूबर को किया गया, 31 अक्टूबर 2018 को। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची, पूरी दुनिया की यह सबसे ऊंची मूर्ति है और इसका अनावरण किया गया। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों, यह जो अनावरण किया गया है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती थी। कितनी जयंती थी? तो 143वीं जयंती पर इनका जो है यह स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति बनाया गया। इसकी ऊंचाई मीटर में अगर देखें तो 182 मीटर है, और अगर फीट में देखें तो 597 फीट है। कितना? 597 फीट। तो फीट में भी आपसे ऑप्शन दे सकता है, मीटर में भी ऑप्शन दे सकता है, तो यह भी याद रखिएगा 597 फीट है और 182 मीटर है। नेक्स्ट है, इसका स्थान कहाँ है? तो स्थान अगर पूछे आपसे तो स्थान है इसका साधु बेट द्वीप। कौन सा? साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत में। तो भारत जो देश है उसके गुजरात राज्य के कौन से जिले में? तो नर्मदा जिला में, और गुरुड़ेश्वर बांध पर। किस बांध पर? गुरुड़ेश्वर बांध के निकट एक बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन? सरदार सरोवर बांध। और इसी सरदार सरोवर बांध के साधु बेट द्वीप पर बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आधार के साथ कुल लंबाई, यानी कि अगर आधार को मिला लें तो आधार के साथ कुल लंबाई की अगर बात करें तो 240 मीटर। कितना? 240 मीटर है आधार को लेकर के, लेकिन सिर्फ अगर ऐसे ही बात करें तो 182 मीटर। कितना? सिर्फ मूर्ति की बात करें तो मूर्ति की ऊंचाई जो है 182 मीटर है, लेकिन आधार के साथ कुल ऊंचाई उसका 240 मीटर है, और उसे फीट में देखें तो 787.40 फीट है। कितना? 787.40 फीट है। इनके शिल्पकार के नाम है राम बी सुतार। कौन है दोस्तों? राम बी सुतार। तो इनका शिल्पकार कौन है? राम बी सुतार हैं। निर्माण कंपनी का नाम है L&T कंपनी। कौन? L&T कंपनी जो है इसकी निर्माण की है, और इसके शिल्पकार थे राम वी सुतार। इनमें कुल लागत लगा है 2400 करोड़। तो इसमें कुल कितना लागत लगा है? 2400 करोड़, और अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव पर इसका अलग से खर्च किया गया है। तो इसका कुल लागत कितना है? 2400 करोड़ इसमें कुल खर्च आया है। तो दोस्तों आज का जितना हम लोग का टॉपिक था, सारे टॉपिक को हम लोगों ने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। साथ ही में दोस्तों आप लोग के लिए स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस, इन सारे बुक का वीडियो है हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। उन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।